आज कहानी है एक वचन की, एक प्रतिज्ञा की और उस समाज की जिसकी पीढ़ियां बदल गई लेकिन वचन नहीं टूटा। आज से लगभग 500 साल पहले अपने राजा को दिए हुए एक वचन के कारण इस समाज की पीढ़ियां संघर्षशील हो गई और आज भी इन्हें युद्धबंदी की तरह ही देखा जाता रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल और आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता सीरीज। और आज छठवें दिन हम ना किसी राजा की बात कर रहे हैं, ना किसी योद्धा या किसी महापुरुष की बात कर रहे हैं, बल्कि आज का यह दिन उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने भारत के भाग्य को गढ़ा और भारत के इतिहास को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जिनका नाम इतिहास में कभी सुर्खियों के साथ नहीं लिया गया। आज का यह अध्याय गढ़िया लोहार समाज को समर्पित है। बदलते समय के साथ परंपराएं और वचनों का मूल लगभग लुप्त सा होता जा रहा है। व्यक्ति आधुनिकता और भौतिकवाद से इतना घिर गया है कि उसे किसी भी चीज का मोल समझ नहीं आता, लेकिन आज भी हमारे समाज में एक ऐसी जाति है जिनकी पीढ़ियां बदल गई लेकिन वचन नहीं टूटा। यह जाति पूरे देश में घुमक्कड़ जाति के रूप में पहचाने जाने वाली गढ़िया लोहारों की है, जो अपने पूर्वजों के वचन को आज तक निभा रहे हैं और धरोहर के रूप में अपने साथ बैलगाड़ी रखते हैं। ये बैलगाड़ी इनके लिए पूजनीय और जीवन का आधार भी है। रुपए पैसे से लेकर घर के सामान तक को संजोने वाली यह बैलगाड़ियां बड़े बड़े हवाई जहाजों के जमाने में भी इन परिवारों के पास आज भी हैं। देश को आजाद हुए 70 साल से अधिक हो गए हैं। तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन इस जाति के लिए आज भी स्थायी रहने के लिए कोई घर नहीं है। बात उस समय की है जब मुगल बादशाह अकबर पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन करने चला था। सारे राजे रजवाड़े उसके सामने झुकते जा रहे थे। उस समय महाराणा प्रताप ने मुगलों को कड़ी चुनौती दी थी। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद यद्यपि चित्तौड़गढ़ हाथ से चला गया, लेकिन फिर भी उनका संघर्ष जारी रहा और इस संघर्ष में जिन लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया उनमें गढ़िया लोहारों के पूर्वज भी थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ प्रतिज्ञा की कि जब तक मेवाड़ को मुगलों से मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक ना ही वे अपना स्थायी घर बनाएंगे और ना ही मेवाड़ वापस लौटेंगे। उन्होंने महाराणा प्रताप को 5 वचन दिए। जब तक चित्तौड़ मुगलों की अधीनता से बाहर नहीं आ जाता तब तक वे चित्तौड़गढ़ के किले में नहीं जाएंगे। वे अपना स्थायी आशियाना भी नहीं बनाएंगे। वे खाट पर नहीं सोएंगे। वे रात को दीपक भी नहीं जलाएंगे और कुएं से पीने का पानी खींचने के लिए रस्सी का उपयोग भी नहीं करेंगे। जैसा कि आमतौर पर मध्यकालीन दुनिया में होता था कि हारे हुए समुदाय, जाति या प्रजाति को या तो अपना समर्थक बना लिया जाता या अपनी हैसियत कायम रखने की जिद में उन्हें युद्ध अपराधी घोषित कर दिया जाता। गढ़िया लोहारों के साथ भी ऐसा ही हुआ। गढ़िया लोहार मुगलों के युद्ध अपराधी घोषित कर दिए गए और इनके लिए यह सख्त ताकीद की गई कि वे ऐसे स्थानों पर ही अपना ठिकाना बना सकेंगे जहां से उन पर नजर रखना आसान हो। लिहाजा या तो यह कोतवाली के आसपास या सड़कों के ऐसे किनारे पर निवास करते थे जहां से इन्हें स्वयं को छुपा पाना मुमकिन नहीं था। मध्यकाल बीता तो अंग्रेजों ने भी इन्हें इसी निगाह से देखा और इन्हें हमेशा थानों के ही आसपास रहने को मजबूर कर दिया गया। युद्ध अपराधी घोषित होने के साथ ही इनके भीतर आक्रोश ने अपराध का बीज भी बो दिया। यही कारण है कि गढ़िया लोहारों को देखने का नजरिया बड़ा ही रूढ़ हो गया। समय कभी रुकता नहीं। मेवाड़ पर हमला करने वाला अकबर चला गया। मुगलिया सल्तनत भी खत्म हो गई। इसी बीच अंग्रेज भी आए और चले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश गढ़िया लोहारों के लिए यह समय जैसे ठहर सा गया। वे मेवाड़ की सरहदों से दूर अपने परिवारों के साथ बैलगाड़ियों में आज भी भटक रहे हैं। ये विडंबना देखिए कि जिस समाज की रक्षा के लिए गढ़िया लोहारों के पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान दिया, वह समाज भी आज उन्हें भूल गया है। आज भी सड़कों के किनारे अभाव की जिंदगी गुजारते गढ़िया लोहारों के गौरवशाली अतीत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अतीत गौरवशाली मगर वर्तमान बेहद परेशान करने वाला। अपनी बात से मुकने की कभी आदत नहीं, लेकिन इनकी जिंदगी अपनी हैसियत से ऐसी मुकरी कि मेन स्ट्रीम में कभी लौटा ही नहीं पाई। जहां वीरता से परिपूर्ण संकल्प के जोश ने उफान भरा था, वहां आज एक सन्नाटा है। परंपराएं बनने में सदियां लग जाती हैं और जब एक परंपरा अपना रूढ़ रूप ले लेती है तो कई बार वह समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। आजादी के बाद एक समय ऐसा आया था तब गढ़िया लोहारों की कहानी सीधे सत्ता के केंद्र यानी दिल्ली तक पहुंची। आजादी के 7 साल बाद यानी 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गढ़िया लोहार के समाज के लोगों को चित्तौड़गढ़ के किले तक स्वयं लेकर गए थे। यह केवल एक यात्रा नहीं थी बल्कि एक प्रयास था। पंडित जी चाहते थे कि गढ़िया लोहार अपने उसी इतिहास को देखें जिसके नाम पर वे सदियों से घर बार छोड़कर भटक रहे हैं। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ की प्राचीर पर खड़े होकर नेहरू ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि यह समाज इस वचन के तले चल रहा है। अब वह वचन पूरा हो चुका है। अब मेवाड़ स्वतंत्र हो चुका है। अब यह देश भी आजाद हो चुका है। इसलिए वह मुख्य धारा में आए और इस समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। यह एक ईमानदार कोशिश थी।
इतिहास और वर्तमान को आमने सामने खड़ा करने की। और शायद इसीलिए चित्तौड़गढ़ किले के 8 दरवाजों पर 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इन गड़िया लोहारों के स्वागत में खड़ा किया गया था, ताकि उन्हें यह लगे कि उनके राजा अब चित्तौड़गढ़ के किले में आ गए हैं, तो उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाना चाहिए। लेकिन जब कोई परंपरा रूढ़िवादी का रूप ले लेती है, तब वह इतना आसान नहीं होता। लेकिन सदियों से जिस प्रतिज्ञा को धर्म की तरह निभाया गया हो, उसे एक दिन में नहीं छोड़ा जा सकता। गड़िया लोहारों के लिए यह इतिहास नहीं था, बल्कि उनकी पहचान बन चुकी थी। यह प्रयास ईमानदार था, लेकिन अधूरा रह गया। नेहरू चले गए, समय आगे बढ़ गया, मगर गड़िया लोहार फिर से उसी जगह लौट आए, सड़क के किनारे बैलगाड़ी के साथ अपने वचनों के तले। गड़िया लोहारों के प्रति बने नजरिए की परंपरा ने भी ऐसा ही रूढ़ रूप ओढ़ लिया। स्वतंत्रता के बाद गड़िया लोहार युद्ध अपराधी की तरह ही देखा जाता रहा। नदज पुलिस की ज्यादती भी इनके ऊपर लगातार होती रही। गड़िया लोहारों ने अपनी आजीविका के लिए लोहे की कारीगरी को अपनाया, क्योंकि कभी यह लोहार समाज महाराणा प्रताप के लिए अस्त्र और शस्त्र बनाया करता था, लेकिन आज घरेलू उपयोग की कुछ जरूरी उपकरण और औजार बनाकर अपनी आजीविका पालते हैं। सड़क के किनारे अपना बसेरा डाले हुए इन लोगों की अर्थव्यवस्था इन्हीं उपकरणों और औजारों के सहारे चलती है। छोटी सी लागत से बने सामानों के बिकने पर आय भी छोटी ही होती है, और जिंदगी छोटी सी जगह पर खर्च खर्च सालों बीत जाते हैं। बुजुर्गों की अपनी प्रतिज्ञा की कहानी तो याद नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ही चलती रह रही है, लेकिन धुंधलाती यादों इनके दिमाग में आज भी जरूर हैं। बुजुर्गों के विपरीत नई पीढ़ी को अपनी अतीत की कहानियां बहुत अच्छी तरह याद हैं, मगर बदलते समय के साथ इस प्रतिज्ञा के साथ जुड़ी कहानियों की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, और इसलिए भावनाओं से ज्यादा तार्किकता से सोचने वाली नई पीढ़ी के लिए अतीत के उस शानदार संकल्प का अब कोई मायने नहीं रह गया है। लिहाजा अतीत को याद तो किया जा सकता है, लेकिन ढोया नहीं जा सकता। बदलाव आवश्यक है। गड़िया लोहारों की नई पीढ़ी भी बदलने के लिए व्याकुल है। लोहे की कारीगरी के सहारे लोहारों ने कई सैकड़ों साल गुजार दिए, लेकिन आज उनका पेशा संकट में है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बने सुघड़ और सस्ते उत्पादों ने इनकी कमाई पर भी करारी चोट की है। पिछले दशकों में उदार होती देश की अर्थव्यवस्था ने गड़िया लोहारों के प्रति कोई उदारता नहीं बदली। एक साथ थोक में उगलने वाली कंपनियों के मुकाबले इनके कौशल कहीं टिक नहीं पा रहे, और ऐसे में बाजार और उपभोक्ता के लिहाज से इनके उत्पाद की कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं रह गई है। मगर इनकी मानसिकता को थामने के लिए ना तो प्रशासन तैयार है, और ना ही सरकार को इनकी दरकार रह गई है। पिछड़ेपन के अंधेरे में विकास का उजियारा शायद इसलिए भी दस्तक नहीं दे पा रहा, क्योंकि औपचारिक रूप से इन्हें भारतीय नागरिकता भी हासिल नहीं है। वोटर लिस्ट की सूची को इनके वोटर होने में कोई रुचि नहीं है। वोटर कार्ड ना होने से इनके पास आधार कार्ड भी नहीं बन पाए हैं, और ऐसे में आधार कार्ड को आधार बनाकर हासिल होती सुविधाओं की परिधि में भी यह आते ही नहीं। और इन हालातों में इनके स्थायी घर बसेरे की कल्पना वास्तविकता की क्रूरता आड़े आती है। सपने इनके भी हैं, मगर अपनों की परवरिश के दबाव में ये सपने बिखरते जा रहे हैं। जीने की गजब चाह है, फिर भी इस चाहत को बुलंद करने की कोई राह नहीं है। सोचिए वो समाज जिसने अपनी कई पीढ़ियां अपने राजा को दिए एक वचन के लिए न्यौछावर कर दी, आज वह समाज बेगैरत है। आज उस समाज की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत भाग्य विधाताओं की इस सूची में इस समाज को लाना जरूरी था। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत भाग्य विधाता सीरीज, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।